अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज जो टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। और जो कॉमर्स के ग्रेजुएट हैं और फाइनेंस के ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सब इस टॉपिक के बारे में पहले से अवेयर हैं। तो अगर ये टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है ZTPL के इंटरव्यूज़ के लिए, सीनियर एडिटर की पोस्ट के लिए और लेक्चरर कॉमर्स। और इस तरह पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू रिसेंटली जो कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट हैं उनसे रिलेटेड वो अनाउंस हुई हैं, उनके सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड डेटा यहाँ पर शेयर किया जाता है। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या हैं? देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी या फर्म के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इसकी बेस पर इनकी जो मार्केट वैल्यू है, इनके स्टॉक की वैल्यू है, वो डिपेंड करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कंपनी या फर्म के लिए तो इम्पोर्टेंट होती ही हैं ये स्टेटमेंट्स, लेकिन जो इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, जो मार्केट एनालिस्ट होते हैं और साथ में जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी या फर्म के लिए। तो ये तमाम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं वो। या मार्केट वैल्यू अगर उसकी शेयर्स की देखनी है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वो एनालाइज करेंगे। इसी तरह क्रेडिटर्स जो कंपनी को पैसा देते हैं, उसको फाइनेंस करते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है क्रिटिकली ऑब्जर्व लाजमी करते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो स्टेक होल्डर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी कंपनी की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम टाइप्स की बात करें तो अगर इसके इन्वेस्टर्स, मार्केट एनालिस्ट या क्रेडिटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैटेगरीज अगर आपसे पूछी जाएं तो वो 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं जो डिस्कस की जाती हैं, जिनमें जो है पहली बैलेंस शीट होती है, दूसरी इनकम स्टेटमेंट होती है, तीसरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की टाइप्स की बात करें तो वो 4 होती है। इसमें एक और ऐड हो जाती है, वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी होती है। तो इनके जो है वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो बैलेंस शीट है ये क्या होती है। जैसे किसी भी कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़ और उसके ओनर्स की जो इक्विटी है उसका रिकॉर्ड आपको बैलेंस शीट से मिलता है। तो एक अकाउंटिंग इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो उसका ताल्लुक भी बैलेंस शीट से होता है, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशंस आपको पता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी होता है। तो ये तीनों इसके जो की पॉइंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी, इन्हीं के बैलेंस शीट के अंदर ही आपको ये मिलते हैं। बैलेंस शीट के वन साइड पर एसेट्स को लिखा जाता है, बैलेंस शीट की अदर साइड पर लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी को लिखा जाता है, और एसेट्स की साइड हमेशा लायबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी के सम के बराबर होती है। अच्छा, बैलेंस शीट होती क्या है? इसमें ये किसी भी स्पेसिफिक डेट पर आपको ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी भी कंपनी की वो आपको बता देती है कि इस पॉइंट पर कंपनी कितने एसेट्स ओन करती है, उसने कितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं जो उसने पे करनी है, और प्लस उसके जो ओनर्स हैं उनकी इक्विटी की पोजीशन उस डेट पर क्या है। तो इससे फाइनेंशियल वर्थ जो है वो कंपनी की, वो इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मार्केट एनालिस्ट को पता चल जाता है अगर वो बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करते हैं। तो बैलेंस शीट को ऑब्जर्व करने के बाद उनको पता चल जाएगा कि इस स्पेसिफिक डेट पर जिस पर वो उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बैलेंस शीट को, उस कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उस कंपनी की कितनी लायबिलिटीज़ हैं जो उसने पे करनी है, प्लस उसके जो ओनर्स हैं उनके पास कितना पैसा है, उनका कैपिटल कितना है, उनकी इक्विटी कितनी है। तो सेकंड वन है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इसके नाम से साफ जाहिर है कि इनकम स्टेटमेंट से उनको कंपनी की उस डेट पर, उस पर्टिकुलर पीरियड पर टोटल इनकम का पता चल जाता है, क्योंकि इसके अंदर रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। यानी रेवेन्यूज़ में से अगर आप एक्सपेंसेस को निकाल देते हैं तो आपके पास ऑपरेटिंग इनकम या नेट इनकम आपके पास आ जाती है। तो कंपनी की नेट इनकम को जांचने के लिए, परखने के लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल होगी वो इनकम स्टेटमेंट होगी। यानी इन्वेस्टर्स या क्रेडिटर्स अगर इसकी इनकम देखना चाहते हैं कि कंपनी की इनकम कितनी है,
उसको फाइनेंस करने से पहले उसकी इनकम को जाहिर सी बात है देखा जाएगा, तो वो इनकम स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे। उसको एनालाइज करने का सिंपल तरीका है कि इनकम स्टेटमेंट में वन साइड पर रेवेन्यूज़ को लिखा जाता है, उसके अदर साइड पर एक्सपेंसेस को लिखा जाता है। टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर दें तो उसकी टोटल इनकम आ जाती है। इसी तरह तीसरे नंबर पर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ये बेसिकली आपको बताती है कि आपका जो कैश है उसका फ्लो, इन फ्लो और उसका आउटफ्लो कितना है, और उसका इन फ्लो और आउटफ्लो कहाँ से आता है, कि किस जगह पर वो इस्तेमाल होता है पैसा। और स्पेसिफिकली इससे ये भी पता चलता है कि आपका जो कैश है वो उसकी इन्वेस्टमेंट किन पर्पज़ पर होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट सही होती है या नहीं होती। तो कैश जो है इनफ्लोज की अगर हम बात करें तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से भी इनफ्लो होता है, और इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की उनसे भी कैश इनफ्लो होता है। इसी तरह आउटफ्लो की अगर हम बात करें कैश की, तो आउटफ्लो भी जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ही होगा, साथ में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर भी आउटफ्लो होगा। तो ओवरऑल जो कैश की पोजीशन है, कंपनी के पास कैश कितना है, तो इससे वो अपने डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट किस तरह से कर रही है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाता है। नंबर 4 जो है स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी है। स्टेटमेंट्स ऑफ ओनर्स इक्विटी ये आपको बताती है कि एक जो पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने जो बिज़नेस किया है, इस स्टार्ट में जो बिगनिंग इन्वेंट्री, बिगनिंग इक्विटी कितनी थी ओनर्स की, प्लस जो है उसके अंदर नेट इनकम को शामिल कर लिया जाता है, और उसमें से जो डिविडेंड्स पे कर दिए जाते हैं ओनर्स को वो माइनस कर दिए जाते हैं। तो इस तरह ओवरऑल आपके पास जो ओनर्स की इक्विटी है वो नेट ओनर्स इक्विटी आ जाती है। तो ये तो कैलकुलेशन होती है ओनर्स की इक्विटी के अंदर। तो ओनर्स इक्विटी होती कैसे, अगर एक कंपनी लगातार प्रॉफिट में है, लगातार प्रॉफिट गेन कर रही है, तो ओनर्स की इक्विटी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ रही होती है। तो इसी तरह जो डिविडेंड्स हैं ये होते हैं दरअसल किसी भी जो कंपनी है उसके नेट इनकम में से उसके जो ओनर्स हैं उनके शेयर को पे कर दिया जाता है डिविडेंड्स की सूरत में, तो प्रॉफिट कैलकुलेशन में से टोटल माइनस हो जाते हैं। तो इसके साथ ही ये स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का नेट बैलेंस आ जाता है अगर डिविडेंड्स को आप माइनस कर दें। तो ओवरऑल ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिनमें बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक का जो ओवरव्यू है थोड़ा समझ आया होगा। अगर इस हवाले से कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।